टीए टेरिटोरियल आर्मी, ये एक लास्ट ऑप्शन है इंडियन आर्म फोर्स में एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने का। और 2023 में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है एग्जाम पैटर्न अब टीए का चेंज हो चुका है। टीए में खास बात यह है कि टीए देश का सबसे ज्यादा इजीएस्ट एग्जाम है, सबसे ज्यादा। और मैं इस बात को दावा कर सकता हूं, अगर आपने कभी टीए का एग्जाम दिया है तो आई एम श्योर आपको भी यही फीलिंग आएगी। अब मेरा नाम है शुभम भाषा, मेरा एम है आपको वन स्टेप टूवर्ड्स यूनिफॉर्म लाना, एंड आई वेलकम यू टू द सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। मैं आपको यहाँ पर कई चीजें बताऊंगा, पहला एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, उसकी स्ट्रैटेजी भी आपको बताऊंगा, और प्लस मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ कि एज क्या है, सर्विस पीरियड कितना मिलेगा आपको यहाँ पर सर्व करने का, प्रमोशन ग्रोथ क्या है भैया, आपने ज्वाइन कर लिया उसके बाद क्या पेंशन मिलेगी, क्या तनख्वाह कब कब मिलेगी, ठीक है, ग्रोथ क्या है उसकी, सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है, एकदम क्लियर कर दूंगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अच्छा एक बात और, कि यार यहाँ पर क्या नौकरी परमानेंट हो सकती है टेरिटोरियल आर्मी में, ये सब मैं एकदम क्लियर करूंगा एकदम। चलिए, तो पहले हम जरा समझते हैं। पहले जो पुराना पैटर्न था इस एग्जाम का वो ये था कि यार पेपर होंगे, उसमें दो पेपर होंगे, और दोनों ये ऑफलाइन पेपर होंगे ओमार शीट फॉर्मेट में, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आएंगे 50-50, ठीक है, 50-50 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटा। अब क्या हो गया, चेंज हो गया है। वो कह रहे हैं 25-25-25-25 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 2 घंटे का टाइम देने के बाद पूरा एक ही पेपर होगा, और वो ये ऑनलाइन होगा, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और नेगेटिव मार्किंग 0.33 की होगी। ये इसका पैटर्न है अभी का जो आने वाला है, ठीक है, एग्जाम में आपकी। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई। नाउ आपको एक बात समझना है यहाँ पर, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। देखो, अगर पुराने वाले पैटर्न में बात करें, तो पुराने वाले पैटर्न में ऐसा होता है कि पहले पेपर में आप 50% मार्क्स ले आओ, दूसरे पेपर में आप 50% मार्क्स ले आओ, अगर आप ला रहे हो आप पास हो जाओगे। अब क्या ऐसा नहीं है, उन्हें क्या लिखा है, द टेरिटोरियल आर्मी डायरेक्टिव हैव अ डिस्क्रिप्शन टू फिक्स द क्वालिफाइंग मार्क्स इन एनी और ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब इन्होंने ऐसा कुछ फिक्स नहीं किया है, ये कह रहे हैं हमारी मर्जी है। अब जब भी ऐसा हो कि हमारी मर्जी है, इसका मतलब है कि नए पैटर्न में आपको कट ऑफ की ड्रॉप दिखेगी। अगर आपने इसकी एग्जाम की ढंग से तैयारी की है ना, तो आप देखोगे कि ढंग से एग्जाम तैयारी करने वालों का ये निकल जाएगा, क्योंकि कट ऑफ की ड्रॉप होती होती है हमेशा। जब भी याद करो, किसी भी, अगर आपने कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया है और आपके टाइम में ऐसा हुआ कि एग्जाम का पैटर्न ही चेंज हो गया हो, तो आप देखोगे कट ऑफ नीचे गिरी होगी, और इसमें भी ऐसा ही होगा। और हर पेपर में जब भी कोई किसी का नया पैटर्न होता है, तो ये लाइन लिखी आती है उस पेपर में कि भैया अभी ना हमारे ऊपर है, हम डिसाइड करेंगे कट ऑफ, और वो ड्रॉप होगी, ठीक है ना। इनको भी नहीं पता भैया, पहली बार पेपर करा रहे हैं, कैसा होगा। हम इन्होंने लिख दिया भैया इतनी इतनी कट ऑफ होगी, एक भी बच्चा पास नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे, ठीक है ना। तो ये इनके ऊपर है, और 99.99% कट ऑफ ड्रॉप होगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एज लिमिट 18 से लेके 42 तक है। यहाँ पर लिखा है कि 21 नवंबर से पहले, 21 नवंबर से पहले शुड नॉट बी मोर देन 42 ईयर्स। 21 नवंबर से पहले, 42 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए 21 नवंबर से पहले, ये बोल रहा है बस। आई थिंक आपको समझ में आ गया, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ नहीं भैया, तुम्हें ग्रेजुएशन चाहिए, एक तुम्हें नौकरी चाहिए, ठीक है। नौकरी जरा समझा देता हूँ, या तो तुम्हारे पास जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब भी चलेगी, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में बस सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी ना हो जहां पर तुम ऑलरेडी किसी फौज के, जैसे मैं कहूँ सी ए, क्या कहते हैं, सी एफ पी ए होता है ना, अरे कहाँ गया, हाँ, जैसे बी एस एफ हो गया, ठीक है ना। हाँ, सी ए पी एफ कहता, अब याद आया। सी ए पी एफ हो, बी एस एफ हो, आई टी बी पी हो, पुलिस हो, फायर ब्रिगेड हो, ऐसी कहीं चीज में ना हो आप, ठीक है ना। बाकी कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपके लिए सुटेबल है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि जो आपका सीनियर जो ऑफिसर है या आपके ऊपर जो है, वो एनओसी दे दे। एनओसी क्या होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। दूसरा भैया, आपके पास कोई धंधा हो, कोई बिजनेस हो, फ्रीलांसिंग का काम करते हो, या आपके पास कोई रेंटल इनकम आती हो, या फार्म लैंड हो, या कोई दुकान आपकी हो, अगर ऐसा कुछ आपके पास है, यू आर एलिजिबल टू गिव दिस एग्जाम। समझ रहे हो, आपको इतना चाहिए चाहिए। चलिए, देखिए मैं आपको सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा, बट फिर भी अगर आपको लगे ना, तो 6 PM to 9 PM के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। मैं आपके डिफेंस डाउट क्लियर कर दूंगा। और मैं बच्चों का गूगल मीट भी लेता हूँ, ठीक है ना। अगर तुमको लगे यार मेरे को बात करनी है यार गूगल मीट पे, तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते जरा। अब मैंने आपको बता चुका था भैया 2 घंटे का पेपर है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, नेगेटिव मार्किंग में बता चुका था, कट ऑफ अभी डिसाइड होनी है, ये मैं आपको बात क्लियर कर चुका था। बेस्ट बुक कौन सी है, देखिए भैया, काफी लोग कहते हैं ये वाली बुक काफी बेस्ट है, काफी महंगी किताब है ये,
गूगल पे आप सर्च करना टाइटल आर्मी में, वो आपको आराम से मिल जाएगी। बट मैं ये कहना चाहूंगा ये रिटर्न के लिए बेस्ट बुक नहीं है। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे, टाइटल आर्मी की वेबसाइट पे ही मिल जाएगी ये, ठीक है, titlearmy.com ऐसे करने पे मिल जाएगी ये, ठीक है। तो जब आपको ऐसे सर्च करोगे .com तो ये लिखेगा ये मार्च 2023 का प्रिंट है ये। मतलब ये नए वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, नंबर वन। नंबर टू, ये बुक की एक खराब बात है क्या, कि भैया ये किताब उनके लिए है जो जिन्होंने पहले कोई एग्जाम निकाला हो, फॉर श्योर श्योर कोई एग्जाम निकाला हो, चाहे एसएससी निकाला हो, चाहे सीडीएस निकाला हो, बैंक निकाला हो, आरआरबी निकाला हो, मतलब कोई एग्जाम एक बार निकाला हो उसी के लिए है किताब, अदरवाइज नहीं है। दूसरी बात, इस बुक में मेरे पास 3 बुक है इसकी, ठीक है, और तीनों बुक में प्रिंट खराब आया है, स्पेशली मैथ सेक्शन का, ठीक है। ये मैं पब्लिशर अगर देख रहे हैं तो मैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा आपका मैथ्स का प्रिंट काफी खराब है, आपका एक पूरा चैप्टर गायब है, ठीक है। और मैंने 3 बुक मंगाई, तीनों में ऐसा हाल है। तो मैं इस वजह से आपको रिटन बुक के लिए ये सजेस्ट नहीं करूंगा, नंबर वन थिंग। बट हाँ, इसमें एक सेक्शन होता है पीआईबी। पीआईबी क्या होता है, देखिए जब आप इसका एग्जाम देते हैं तो पहले आप रिटन एग्जाम देते हैं, फिर आप पीआईबी देते हैं। पीआईबी क्या होता है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड, ठीक है, और फिर होता है एसएसबी। अगर आपको ये जानना हो यार ये पीआईबी क्या है, तो मैंने एक इंटरव्यू लिया था, मेरे एक सीनियर हैं शशिकांत, उन्होंने टीए निकाला था, टाइटल आर्मी निकाला था, उनका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दिया, आराम से देखना। अगर मैंने अभी इसके बारे में बताया तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें ना पीआईबी का सेक्शन बहुत बढ़िया दिया है। इनफैक्ट अगर आप किसी एसएसबी की कोचिंग में जाओगे ना, उनको तक नहीं पता पीआईबी, मैं सच बता रहा हूँ, किसी भी कोचिंग में जाना, उनको तक भी पीआईबी नहीं पता कि भाई पीआईबी में होता क्या है। बट भाई साहब इस किताब ने आहा क्या बताया है, पीआईबी बेहतरीन, मजा आ जाता है। बट मैं रिटर्न के लिए अभी भी बोल रहा हूं, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। बट और ऊपर से किताब भी काफी महंगी है यार, 1600 रुपए की है, कुछ कम नहीं होते 1600 रुपए, ठीक। बाकी ये वाली वीडियो देखना मत भूलना। चलो आगे चलते हैं। नाउ यार इस एग्जाम के ना चैलेंजेस क्या आते हैं। पहली बात तो यार अगर तुम कोई जॉब करते हो या अब तुम धंधे में आ गए हो, ठीक है, बिजनेस करते हो तुम या कुछ करते हो, तो भाई रोज पढ़ाई करना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। मन ही नहीं लगता पढ़ाई में, और ऊपर से थकान, बाप रे, थकान हो जाती है, वो दिमाग खराब करता है। दूसरी बात, अगर तुम्हारा कभी सीडीएस या एनडीए नहीं निकला है तो मैं बता रहा हूं इस बुक को हाथ मत लगा लेना, क्योंकि तुम्हें कंसेप्ट की क्लियरिटी नहीं है, तुम रट्टा मारते मारते थक जाओगे, ठीक है ना, बहुत पागल वाला है। तो तुम्हें पहले तो कंसिस्टेंसी बनानी है, किसी तरह से रोज पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम बहुत इजी है, फुद्दूसा है। दूसरा, कंसेप्ट की क्लियरिटी करनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। देखो भैया, ये जो पेपर होता है ना टीए का, इतना फुद्दू पेपर है, फुद्दू से फुद्दू पेपर है, बट पेपर छूट जाता है, पेपर छूट जाता है लिटरली। आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आएगा, भाई यार इतना आसान पेपर तो छूट गया, बताओ, ठीक है। अब मैं आपका सिलेबस क्लियर कर दूं यार, तुम कहोगे यार सर बुक बुक बता दी, सिलेबस तो बता दो। देखो यार सीन ये है कि सिलेबस में मॉडिफिकेशन हुए हैं, काफी चेंजेस हुए हैं। पहले मैं मैथ्स की बात कर लेता हूँ। आप ना पुराना वाला सिलेबस देखना, उसमें एक आपको ना यूनिटरी मेथड करके यूनिट दिखाई देगी, जैसे यहाँ पे लिखा है ना अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, ऐसा लिखा है। तो पहले वाले सिलेबस में ना एक और लिखी थी यूनिट, यूनिटरी मेथड, वो नहीं दिखेगी, सबसे पहली बात। अब आपको क्या करना है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये वाली यूनिट करता ही करता। क्यों, इसमें कई सारे टॉपिक्स ना ओवरलैप हो रहे हैं, आप करोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब मैं ये कर रहा होता तो मैं इन चीजों पे फोकस करता। पर मैं किस तरह से फोकस करता, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स का टॉपिक कर रहा होता, तो मैंने यस फॉर श्योर श्योर फर्स्ट टॉपिक तो ये दोनों करता, क्योंकि आसान है, आराम से हो जाएंगे, और बहुत ज्यादा वेटेज है। फिर मैं ये करता और लास्ट में ये वाले 2 टॉपिक करता, क्योंकि इसमें रट्टा ज्यादा मानना है, ठीक है, ये मेरी फिलॉसफी होती। मैं एक और काम और करता, अर्थमेटिक के अंदर मैं ये वाली चीज हटा देता, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, एसआई सीआई, क्यों हटा देता। देखो अगर आप ध्यान से देखो, पहले ये जो यूनिटरी मेथड था, ये वाला जो टॉपिक था, अलग से यूनिट आया करती थी, अलग से सेक्शन बना हुआ आता था इसका। अब ये सेक्शन हटा दिया गया है, और क्वेश्चन की संख्या कितनी है, 25, मात्र 25, ठीक है। और अगर मैं इन्हीं टॉपिक कर लूं, 1 2 3 4 5 6, 6 टॉपिक तो यही हो गए, ठीक है। और अगर मैं खाली इन्हें और गिन लूं, अर्थमेटिक 7, एल्जेब्रा 8, ठीक है, 8 9 10 11 12, 12 टॉपिक है, 25 डिवाइड बाय 12, मतलब हर सेक्शन से 2 2 क्वेश्चन आएंगे, तुम तो बावले हो जाओगे। 2 क्वेश्चन के लिए, सिर्फ 2 क्वेश्चन के लिए तुमने पूरा का पूरा इतने सारे टॉपिक कर डाले।
मतलब ये बेवकूफी है, बहुत ज्यादा बेवकूफी। इसका मतलब ये है कि इनमें से सिर्फ इसी दो लाइन से, सिर्फ इस पूरी दो लाइन से सिर्फ कोई दो क्वेश्चन आने हैं, और दो क्वेश्चन के लिए तुम अपनी बैंड बजा लोगे। तो ये मेरी आपको एडवाइस है, बाकी तो अब तुम कुछ भी करो, तुम्हारी इच्छा है। पर मैं होता तो मैं नहीं करता कि भाई मैं टाइम एंड वर्क भी कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस भी कर रहा हूँ, परसेंटेज भी कर रहा हूँ, रेशियो प्रोपोर्शन कर रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस भी कर रहा हूँ, एसआई भी कर रहा हूँ, और मेरे पे एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है, करीबन 2 महीने 3 महीने। तो ये बेवकूफी है, मतलब मेरा मानना यही है। ठीक है, चलो इतनी बात तो मैं समझ में आ गई। अब देखो सिलेबस में मैथ्स तो हो गई, अब आती है रीजनिंग। ठीक है, अगर आप रीजनिंग में साफ साफ देखो ना, तो उसमें लिखा है था क्वेश्चन पेपर विल डिजाइन, क्वेश्चन पेपर ऐसे डिजाइन करा जाएगा कि कैंडिडेट की ना कंप्लीट सीक्वेंस या लॉजिक लगाने वाली जो बुद्धि है ना, वो चेक करा जा सके। इसके लिए वो मानते हैं कोई स्पेशल स्टडी की जरूरत नहीं है, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब भैया वो कह तो रहे हैं किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, बट एग्जैक्टली अगर सिलेबस देखो तो ये है, ये पास्ट ईयर पेपर से निकाला है मैंने, और आज तक इसने पास्ट ईयर में ये टॉपिक पूछे हैं। तो ये टॉपिक तुम्हें करने पड़ेंगे, नहीं करोगे तो लंका लग जाएगी, अगर तुम्हारी आज तक रीजनिंग तुमने नहीं करी है तो। ठीक है, चलिए यहां तक की बात आ गई। अब यहां पर एक और आता है इंग्लिश। इंग्लिश समझो, इंग्लिश में भी क्या लिखा है था कि क्वेश्चन पेपर विल डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन, अंग्रेजी की समझ कितनी है और शब्दों का इस्तेमाल कितना आता है, उस बात का टेस्ट होगा। अब भैया सिलेबस ये रहा, पुराने पास्ट ईयर पेपर के अकॉर्डिंग ग्रामर आती है, वोकैब आती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, होमोफोन्स आ सकते हैं, सिनोनिम आ सकते हैं, एंटोनिम आ सकते हैं, इडियम फ्रेजेस आ सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, स्पॉटिंग एरर आएगा, पैराजंबल आएंगे, सेंटेंस करेक्शन आएगा, एक और आती है चीज उसे कहते हैं स्पेलिंग। इनमें से कुछ भी आ सकता है। नाउ अगर मेरा छोटा भाई होता है बहन होता तो मैं उसको बोलता, देख अगर तुझे इस पेपर को निकालना है, फोकस ऑन वोकैब एंड ईडियम फ्रेजेस, फोकस ऑन वोकैब एंड ईडियम फ्रेजेस। क्योंकि जब पहले वाला टीए भी था तो करीबन 10 क्वेश्चन वो इसी के देता था। अगर मान लो 25 क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, ठीक है ना, तो 25 में रीडिंग तो देगा ही देगा भाई, कॉम्प्रिहेंशन दे दिया, उसके बाद उसे ग्रामर भी देनी होगी, उसके बाद वोकैब भी देनी होगी। अब 25 को अगर 3 से डिवाइड करूं तो अप्रोक्सीमेटली 6 क्वेश्चन के आसपास बैठेगा, छह नहीं ये बैठेगा 8, 8 क्वेश्चन के आसपास बैठेगा। ठीक है, अब 8 में वोकैब ही होगी जो तुम्हें रुला देगी, वोकैब और इडियम फ्रेजेस। ग्रामर तुम रो धो के कर लोगे, रीडिंग तुम रो धो के कर लोगे, वो वोकैब है जो तुम्हारा बेड़ा गर्क करेगी। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्लीज हर हाल में आप वोकैब पे ज्यादा फोकस करना। वोकैब या तो आई तुम्हें या तो दिमाग में स्ट्राइक करेगी या तो नहीं करेगी, तो स्ट्राइक करनी चाहिए वरना पेपर खराब हो जाएगा। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है? हाँ सर, बात तो समझ में आ गई ना। जब तुम इतनी बात समझ गए हो तो हम जरा जीके की बात करते हैं। देखो यार, जीके का सिलेबस कंप्लीटली बदल चुका है, कंप्लीटली। देखो वो कह रहा है जीके के अंदर वो करंट इवेंट की बात करेगा, मतलब करंट अफेयर की बात करेगा, ठीक है। उसके बाद जो आसपास की साइंस हो रही है वो बात करेगा, अच्छा जी साइंस की बात करेगा। इसके बाद वो बात करेगा कि इंडियन हिस्ट्री की बात करेगा, इंडियन हिस्ट्री की बात करेगा, ज्योग्राफी की बात करेगा, ज्योग्राफी की बात करेगा। वो कहीं भी पॉलिटी इकोनॉमिक्स को घसीट के लेके नहीं आएगा, इतनी सी बात है। अगर पॉलिटी इकोनॉमिक्स आई तो वो या तो हिस्ट्री से रिलेटेड होगी या साइंस से कुछ रिलेट करके आएगी, इससे ज्यादा वो नहीं आएगी। सो प्लीज इन चारों सब्जेक्ट पे ही फोकस करें, रेदर देन एंटायर पूरी सब कुछ करने में, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स सब कर रहे हैं। नहीं, बेवकूफ हरकत है, मत करना। ये भी एक कारण है कि मैं आपको ये वाली बुक मना कर रहा था। क्यों? इसमें पॉलिटी भी दे रखी है, इकोनॉमिक्स भी दे रखी है, ठीक है। और आपका जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है उसमें पॉलिटी इकोनॉमिक्स नहीं आने वाली, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर ऑफ इट, और दिमाग लगा के पढ़ो। सब पढ़ोगे लंका लग जाएगी, बैंड बजा लोगे अपनी। 3 महीने बहुत कम समय होता है इस एग्जाम को तैयार कराने के लिए, ठीक है ना। जॉब भी करते हो तुम और तुम्हें पढ़ाई भी करनी है अब। क्लियर है? चलो अब यहां तक बात समझ में आ गई। तो मैंने क्या कहा था यार, इस एग्जाम को निकालना बड़ा ही सिंपल है, तुम रोज किसी तरह से पढ़ लो, कंसेप्ट की क्लियरिटी कर लो, मॉक टेस्ट देके टाइमिंग लगा लो, और तुम्हारा एग्जाम निकल गया। मैं बता रहा हूँ सबसे आसान है, सबसे आसान। ठीक है ना, आज तक तुम्हारा सीडीएस निकला हो ना निकला हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एनडीए निकला हो ना निकला हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम साला किसी एग्जाम में पास हुए नहीं हुए उससे फर्क नहीं पड़ता, बट इससे ज्यादा आसान एग्जाम नहीं हो सकता। बस 3 घंटे, दिन के 3 घंटे दे दो और एग्जाम निकल जाएगा। चलो आगे चलते हैं जरा। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, मैं आपके लिए एक बैच लेकर आया हूं, अगर आपको लगे तो। धोनी बैच है, ठीक है। मेरा काम यह है कि आप डेली आपकी कंसिस्टेंसी बने, तो मैं चाहता हूं कि आप वेनसडे सैटरडे मुझे अपडेट करें अगर आप धोनी बैच में आते हो तो, ठीक है। कंसेप्ट क्लियरिटी का मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी बात, टाइमिंग। टाइमिंग का आपको समझना है कि इसमें आपके ना मॉक टेस्ट भी होंगे पीवाईक्यू फॉर्मेट में। पीवाईक्यू के दम पर आपके नए वाले पैटर्न पे
मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, ठीक है, वो आपको करने हैं। ये आपका मेन टारगेट है। और इसका लिंक मैंने, जो धोनी बैच है ना, तो मैंने इसका लिंक कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अदरवाइज मुझसे लोग कहेंगे सर आपने ये वाली बुक को तो मना कर दिया, पर आपने कोई और बुक क्यों नहीं पढ़ा है, बताइए। मैं बताता हूँ। अगर मान लो मैं मैथ्स की बात करूँ, ठीक है, तो मैं मैथ्स अगर तुम्हें पढ़ाता ना, कहाँ से पढ़ाता, मैं एसएससी की प्री पढ़ाता। प्री, क्योंकि जो एसएससी प्री का लेवल है, ठीक है ना, सेम लेवल आपका मैथ्स यहां पर आएगा, ठीक है। अब जो ये रीजनिंग है, मैं आपको एफ कैट के लेवल की पढ़ाता, क्योंकि वहीं से कॉपी पेस्ट आ रही है। वहीं ये जो जीके पढ़ाता, ये मैं आपको एसएससी के प्री की पढ़ाता, क्योंकि अगर आप देखना कभी, ये जो जीके आती है वन लाइनर आती है, वन लाइनर, और ऐसी जीके आपकी एसएससी के प्रीलिम्स में आती है। तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखते हुए करना, चाहे तुम खुद से तैयारी करो या तुम धोनी बैच में आके तैयारी करो। दूसरी बात एक और, मैं एक बात समझ रहा हूं कि अगर आपको कोई और जरूरत पड़े कि यार सर मुझे ना एक बार आपसे मुलाकात करनी है, ठीक है ना, मेरा नंबर तो है ही यहाँ पर, दूसरा नंबर भी दे दे रहा हूँ, ये रहा नंबर। बट अगर आप मेरठ में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, मेरठ में, तो आप मेरे से मुलाकात कर सकते हो। सिंपल गूगल पे डालना सेल सिलेक्शन बोर्ड, मेरा एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है ना, पहुंच जाना। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने मेरा ऑफिस है। अब मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत आए, आप यहाँ पर मेरठ में आ गए, बट मैं इस बात पे भी आपकी गारंटी लेना चाहता हूं कि आप हर हाल में एक व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। क्या है व्हाट्सएप ग्रुप? आप, मैंने सोचा है कि जो भी ऑनलाइन बच्चे होंगे मेरे, जो एनरोल्ड हैं या जो एनरोल्ड नहीं है, जो एनरोल्ड नहीं है, जो सिर्फ खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबका एक ग्रुप बना दिया जाए। उससे क्या होगा यार, एक तो सारे जॉब वाले एक साथ होंगे, तो कहीं ना कहीं एक मोराल बना रहेगा कि यार मेरा एनवायरनमेंट में कंपटीशन कितना है, ठीक है, और भाई मुझे अब करना क्या है, और कोई बातचीत करने वाला होगा। हो सकता है आपकी बॉन्डिंग किसी के साथ बन जाए। दूसरी बात, एग्जाम की नोटिफिकेशन टीए की हम वहीं पे डालते रहेंगे उस ग्रुप में। फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर है, करंट अफेयर के हम किसी कोई पैसे चार्ज नहीं करते, करंट अफेयर मेरे हिसाब से सबको मिल जानी चाहिए फ्री में, तो करंट अफेयर भी हम वहीं डालेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको ये जो नंबर मैंने आपको पहले दिखाया था ना मेरे से बात करने के लिए, इनमें से किसी भी नंबर पे आपको सिंपल लिखना है टीए, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये बात है। चलो, अब जरा एक बात समझते हैं कि यार ये एग्जाम होने वाला कब है। ये एग्जाम होगा दिसंबर के 3rd and 4th वीक में, ठीक, बात समझ में आ गई। एक बात और, मुझसे लोग पूछते हैं सर, सर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती। यार हो भी नहीं पाएगी। मान लो अगर तुमने कहा कि मैं शाम के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं पढ़ूंगा, स्टडी करूंगा फॉर एग्जाम्पल, नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जब वंस यू कम इन द जॉब लेवल, ठीक है, या बिजनेस में, तो भाई टाइम उड़ता है, ठीक है ना, पता नहीं लगता कहाँ ले जाता है। ना मेरी आपको एक सलाह होगी, आपको ना सीखना पड़ेगा सेक्रीफाइस करना और सॉरी बोलना। अगर आप ये दो बातें सीख गए, आपने फाड़ दिया, ठीक है ना। आप टाइम मैनेजमेंट सीख गए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आप जॉब के साथ कोई भी एग्जाम निकालना चाहते हो, कोई भी, भाई पहले तो अपना जितना भी काम है ना वो लिख लो। जैसे अभी मैं अभी आपको बताऊं, मैं जब भी वीडियो बना रहा हूँ, कितना टाइम हो रहा है देखो, ये बज रहे हैं सुबह के 3 बजने वाले हैं, ठीक है, 23 अक्टूबर है, ठीक है। नाउ मैंने क्या लिखा था, मैंने अपना काम पहले लिख लिया था कि भाई ये काम है मुझे करना है। तो भाई मैंने लिखा था भाई टीए की वीडियो बनानी है, जो मैं बना रहा हूँ बैठ के। मेरे घर का इनॉग्रेशन है आज 23 तारीख को, ठीक है, वो देखना है मेरे को। मेन गेट भी लगना था, कल लगना था, वो चलो लग गया, बहुत अच्छी बात है। फिर ये सारे मतलब ये काम है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यार, मुझे पता है सारे काम नहीं हो सकते, तो मैं भाई उन तीन, सिर्फ 3 डॉट लगाता हूँ, तीन जो मुझे करने ही करना है, भाई ये मुझे करना ही करना है, ठीक है, ये भाई मुझे करना ही करना है, टेस्ट पेपर वाला काम, ठीक है। और दूसरी बात ये था कि यार एक शशिकांत, तुम्हें याद है मैंने एक वीडियो दिखाई थी तुमको अभी, ये वाली, ये वाली वीडियो, इसका एसईओ करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि भाई टाइटल आर्मी का एग्जाम आ गया ना, वीडियो बहुत बढ़िया है मेरी, तो मुझे ये करनी थी, तो इसका एसईओ करना था। तो भैया मैंने रखा, मेरी बकेट में से 3 काम है, और इन 3 के अलावा हो नहीं पाएगा बस, ठीक है। बाकी गए भाड़ में, तो मैं बाकी जगह सॉरी बोल देता हूँ भाई। जैसे कैप्टन सतीश है, भाई कर्नल रैंक के आदमी को मुझे सॉरी बोलना पड़ रहा है, सर सॉरी, मैं भी बात नहीं कर पाऊंगा, हम 2 दिन बाद बात करेंगे, ठीक है ना। तो भाई तुम ये डिसाइड करो तुम्हें क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तुम ये सीख गए ना तुम्हें सेक्रीफाइस क्या करना है, तुमने फाड़ दिया पेपर, समझ लो। डिले कर दो चीजों को, नहीं हो पाएगा, या किसी के मत्थे चढ़ा दो भाई तू कर ले मेरी जगह, तभी हो पाता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तुम्हें मत्थे चढ़ाना सीखना पड़ेगा। दिन की शुरुआत में ही बना लो चेकलिस्ट कि भाई ये काम होना है, ये काम होना है, ये काम होना है, और भाई उसको किसी के मत्थे चढ़ा दो, भाई तू कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटिव्स को लेकर आना है, 23 अक्टूबर है, अब भैया वो आ रहे होंगे हमारे रिश्तेदार, तो भैया मैंने अपने भाई को दे दी, भाई तू देख ले यार, ठीक है, मेरा छोटा भाई आया हुआ है, उसको दे दी चाबी, कहानी खत्म,
अपने अपने पल्ला झाड़ो। तुम्हें सेल्फिश होना सीखना पड़ेगा, तुम्हें सेक्रीफाइस करना सीखना पड़ेगा। तुम्हें ये बात समझना पड़ेगा कि यार टाइम इज द ओनली करेंसी बिटवीन एग्जाम एंड यू। अगर तुम्हें समझ गए तुमने फाड़ दिया। ठीक है, दूसरी बात ये है यार, अगर इफ यू ज्वाइन धोनी बैच, प्लीज भगवान के लिए वेडनेसडे सैटरडे को मेरे से बात कर लिया करना। ठीक है, लिंक मैंने तुम्हें कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं तुम्हारे साथ तब तक खड़ा रहूंगा जब तक तुम्हारी जिद तुम्हारे साथ खड़ी है। जिस दिन तुम्हारी जिद छूटी ना, मेरे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि यार एग्जाम तो फिर भी निकलना, क्या मोटिवेशन लेक्चर दूंगा तुम्हें मैं। ठीक है, चलो अब यहाँ तक की बात हो गई है, अब यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। यार इस एग्जाम के लिए ना एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, वो ये हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, मेरा हेल्पलाइन नंबर नहीं है, उनका है। किसका? टेरिटोरियल आर्मी वालों का। और 10 से 5 आप उन्हें कॉल कर सकते हो कोई भी दिक्कत आए तो। अब यहाँ पर क्या है, मेरा नंबर से कंफ्यूज मत होना, मेरा नंबर है अलग, और मेरी टाइमिंग है रात के, गलत लिख गया यहाँ पर, शाम के 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक। मैं पूरे दिन फोन नहीं उठाता, मेरे पे टाइम ही नहीं है। सी, आई बिकेम सेल्फिश कि भैया मैं तुमसे कब बात करूंगा, तुम्हारे पास टाइम है इस समय तो आ जाना बात करने, वाले नहीं। समझ रहे हो? तो भाई मेरे पास ये टाइम है और मेरा नंबर ये है, तभी कॉल करना, अदरवाइज कॉल मत करना। और ये टाइटल आने होगा, उनसे बात कर लेना। ठीक है, नाउ अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूंगा कि मैंने तुम्हें क्या क्या बता दिया। मैंने एग्जाम पैटर्न बता दिया, हाँ बता दिया। एज बता दिया, हाँ बता दिया। सर्विस पीरियड बता दिया, नहीं ये नहीं बताया। प्रमोशन ग्रोथ नहीं बताया। टीए क्या परमानेंट कमीशन में होती है और क्या पेंशन मिलती है ये नहीं बताया। अब मेरी बात ध्यान सुनो भैया, तुम जैसे ही तुम फौज में ज्वाइन हुए, तुम लेफ्टिनेंट बन जाओगे। तुमने एसएसबी निकाली, तुम्हें आर्मी ज्वाइन होगी, तुमने तुरंत लेफ्टिनेंट, कोई आईएमए नहीं जाना, कोई ओटी नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, पहले अपनी यूनिट ज्वाइन करनी है। और जैसे यूनिट ज्वाइन की, बिना ट्रेनिंग के तुम्हें लेफ्टिनेंट बना दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद लेफ्टिनेंट बनने के बाद तुम्हारी करीबन 4 साल सर्विस होने के बाद तुम्हें कैप्टन, और सर्विस होने के मतलब ज्वाइनिंग से 8 साल बाद मेजर, और उसके ज्वाइनिंग के 15 साल बाद लेफ्टिनेंट कर्नल। और उसके बाद कर्नल से लेके ब्रिगेडियर तुम्हारे काबिलियत के दम पर, कि भैया तुम्हें है कोई काबिलियत तो वो। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैंने जब इस बात की कैलकुलेशन की, भाई एक नॉर्मल आदमी मान लो 28 साल का है, तो वो कहां तक जा सकता है, किस एज तक, कहाँ कौन सी रैंक तक? तो भाई वो मैक्स टू मैक्स लेफ्टिनेंट कर्नल तक जा सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ एज। उन्हें कहा है कि 54 की एज पे मेजर मतलब मेजर रैंक तक इंसान रिटायर्ड हो जाएगा। ठीक है, 56 ईयर्स, मान लो आपने 56 ईयर्स आपने अचीव कर ली, तो आपको लेफ्टिनेंट कर्नल से वो ऊपर भेजेंगे ही, चाहे तुम्हें कितनी भी काबिलियत हो। सेम वे ब्रिगेडियर, तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका, 58 ईयर्स में तुम्हें रिटायर्ड है। ठीक है ना, अब ये बात आपको समझ जानी चाहिए, ज्यादातर लोग जो इस एग्जाम को दे रहे हैं उनकी एज 27, 28, 29 या इससे ऊपर है, 30, 31, 32। क्लियर है? तो नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि भाई हर हाल में तुम्हारी जो लास्ट रैंक होगी ना, वो लेफ्टिनेंट कर्नल तक की होगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम। अब इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि यार टेरिटोरियल आर्मी में आपको कम से कम 2 महीने की सर्विस तो देनी देनी है। 2 महीने से आप 12 महीने भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है कि भाई 2 महीने नहीं, मुझे 12 महीने करनी है। वो कहते हैं कि ये कोई करियर नहीं है, ये वॉलंटरी सर्विस है, आपने खुद चूज करी है। दूसरी बात, टेरिटोरियल आर्मी कोई पेंशन नहीं देती। ठीक है, तीसरी बात, कमीशन ग्रांटेड टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। भाई उन्हें लेफ्टिनेंट है, वो कमीशन रैंक वाले ऑफिसर हैं, उनके प्रेसिडेंट के साइन होकर आएंगे कि उन्हें इंडियन आर्मी ज्वाइन करी है। ठीक है, दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो अलाउंस है, प्रिविलेजेस हैं, जो एक रेगुलर आर्मी के ऑफिसर को मिलते हैं, वो आपको भी मिलेंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल तक आप टाइम स्केल पे आप प्रमोशन ले लोगे, कर्नल ब्रिगेडियर आपको मेहनत से अर्न करना पड़ेगा भैया, सिलेक्शन जो क्राइटेरिया उसके दम पे। ठीक है, ऑफिसर जो कमीशन होंगे टेरिटोरियल आर्मी में, कॉल्ड आउट फॉर द मिलिट्री सर्विस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन डिपेंडेंट ऑन रिक्वायरमेंट। मान लो कल वॉर छिड़ गई, तुमने कहा था मैं तो 2 महीने का फॉर्म भरा था खाली कि मैं 2 महीने सर्विस करूंगा, नहीं, तुमको 2 महीने से ज्यादा करना पड़ेगा। नहीं करेंगे जेल उठा के फेंक देते हैं ये लोग। ठीक है ना, अगर जरूरी है देश की सुरक्षा में तो आपको 2 महीने से ज्यादा करना पड़ेगा। अब चलो इतनी बात समझ आ गई। बट इन्होंने एक बात कही है कि परमानेंट स्टाफ अपॉइंटमेंट हो सकता है, अगर टीए के ऑफिसर की जरूरत पड़ती है, उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, करीबन 5 साल वो सर्व कर चुका है, तो उसको परमानेंट करा जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर कुछ पेंशन की बात भी करी गई है। इसमें ना उनके लिए पेंशन है जो करीबन 20 साल के लिए सर्विस कर चुके हैं। ठीक है ना, और मान लो किसी वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उसके लिए भी है कंडीशंस कि हाँ दिया जा सकता है। ठीक है, बट दिस इज द रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट। सरकार को लगा तो, गारंटी नहीं है, सरकार को लगा तो। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान में रखिए आप। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैंने आपको सब बता दिया आपको।
नाउ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज कि भाई किसी तरह से रोज पढ़ लो, कंसेप्ट की क्लियरिटी रख लो, टाइमिंग के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर लो और ये निकल जाएगा एग्जाम। और बाकी अगर तुम्हें धोनी बैच चाहिए तो लिंक तुम्हारे कमेंट सेक्शन में है ही, इंतजार मैं कर रहा हूँ। एक बात और मैं कहूंगा कि भैया अभी आपके सामने 2 मिनट बाद एक वीडियो आने वाली है यहाँ पर स्क्रीन पे, उसे जरूर देख लेना, मजा आ जाएगा। वो टर्टल आर्मी की है और एक बंदा जिसने अपने 21st अटेम्प्ट में अपना सपना पूरा किया है उसकी है। बड़ी मेहनत लगती है भाई सपना पूरा करने में, उसकी मेहनत एक बार समझो, मजा आ जाएगा तुम्हें। मैं मिलता हूँ आपसे विदा। अच्छा एक बात और यार, सिलेक्शन हो जाता है और मिठाई खिला देना। तुम्हें लोकेशन तो मैंने अपनी बताई दी, कहाँ के मिठाई खिलानी है। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये रही सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरिट में, इंतजार कर रहा हूँ मैं। चलो बाय बाय, चेक किया, जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।